गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दिलीप विश्वकर्मा, प्रवक्ता शिवम अग्रवाल मेमोरियल डिग्री कॉलेज सीतापुर। आप सभी को शिक्षण की प्रविधियां क्या होती हैं उसके बारे में बताना है और लगभग 3 शिक्षण प्रविधियां इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया हूं। अब उसके बाद वाले जो भी प्रविधियां हैं मैं बता रहा हूं। आज आप लोगों को स्पष्टीकरण प्रविधि क्या होती है उसके बारे में चर्चा करना है। इसके पहले 3 प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, विवरण प्रविधि के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज आप लोगों से स्पष्टीकरण प्रविधि के बारे में चर्चा करना है। स्पष्टीकरण प्रविधि होती क्या है? यानी किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध, विस्तृत एवं तार्किक ढंग से किया जाने वाला प्रस्तुतिकरण ही स्पष्टीकरण कहलाता है। स्पष्टीकरण का उद्देश्य यह होता है कि नवीन ज्ञान को छात्रों के सामने इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि वे आसानी से समझ लें, तो उसे स्पष्टीकरण कहा जाता है। यानी किसी वस्तु, विषय, घटना को अच्छी तरह समझाना यह स्पष्टीकरण कहलाता है। इस विधि को उद्घाटन विधि भी कहा जाता है। यह विधि ज्यादातर जटिल विषयों को सरल रूप से बोधगम्य बनाने के काम आती है। शिक्षक को चाहिए कि पाठ्य वस्तु के प्रमुख पक्षों का चयन कर ले और उसके बारे में प्रत्येक बातों को प्रकाशित करें। इसके लिए चित्रों के माध्यम से, मॉडलों या श्यामपट्ट लेखन के को माध्यम बनाया जाना चाहिए। तो स्पष्टीकरण विधि के शिक्षण की सफलता इस बात से निहित है कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो ताकि उसे समग्र रूप से अधिगमकर्ता के समझ प्रस्तुत कर सके। तो यह है स्पष्टीकरण। तो उदाहरण के तौर पर जैसे सौर मंडल पढ़ाना हो तो इससे सौर मंडल का ज्ञान, अर्थ, उन ग्रहों या तारों के समूह को स्पष्ट करना होगा। फिर प्रत्येक ग्रह, तारों की स्थिति, प्रस्तुत या प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझना होगा। इसके लिए चित्रों, तारामंडल भ्रमण का सहारा लिया जा सकता है। तो जो है, जैसे स्पष्टीकरण प्रविधि व्याख्यान प्रविधि से भिन्न है क्योंकि इसमें व्याख्या कठिन, जटिल आदि अंशों के लिए की जाती है, जबकि स्पष्टीकरण विषय वस्तु के प्रत्येक पक्ष विशेष पर प्रकाश डालने के लिए किया जाता है। तो ये स्पष्टीकरण प्रविधि है। यानी स्पष्टीकरण प्रविधि के प्रयोग के समय की जाने वाली सावधानियां, यानी जब आप किसी चीज की स्पष्टीकरण कर रहे हैं तो उसके साथ जो भी सावधानियां बरतनी चाहिए कौन कौन सी होनी चाहिए। जैसे नंबर 1, शिक्षक की भाषा जो है स्वाभाविक व छात्रों के समझने योग्य होनी चाहिए। यानी जो शिक्षक की भाषा होना चाहिए वो सरल और जिससे छात्र उसको आसानी से समझ लें, इस योग्य होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, शिक्षक को अपना स्पष्टीकरण छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार करना चाहिए। यानी जो भी शिक्षक अपना स्पष्टीकरण दे रहा है वो छात्रों के मानसिक स्तर की होनी चाहिए, यानी कि जिससे वो आसानी से समझ ले। अगला है, शिक्षक द्वारा पूरे पाठ को स्पष्ट और स्वाभाविक खंडों में बांट दिया जाना चाहिए। यानी शिक्षक द्वारा पूरे पाठ को स्पष्ट और स्वाभाविक खंडों में बांट दिया जाना चाहिए जिससे उन खंडों का परस्पर संबंध होना चाहिए। तो ये सावधानियां बरतनी चाहिए। साथ में शिक्षक विषय वस्तु की मुख्य बातों को श्यामपट्ट पर संक्षिप्त रूप से लिख देना चाहिए। यानी शिक्षक जब कोई विषय वस्तु को पढ़ाता है, जो उसकी मुख्य बातें हैं उसको जो है श्यामपट्ट पर संक्षिप्त रूप से लिख देना चाहिए और उन पर बल देना चाहिए और उन पर सवाल करना चाहिए जिससे बच्चे आसानी से उसको समझ सके। छात्रों के अनुभव से संबंधित उदाहरणों एवं तुलनाओं का प्रयोग करना चाहिए। यानी छात्रों के अनुभव और उससे संबंधित उदाहरण और तुलना करना चाहिए। साथ में स्पष्टीकरण तीव्र गति से नहीं करना चाहिए। जब आप किसी चीज का स्पष्टीकरण दे रहे हैं तो आराम से या धीरे धीरे करना चाहिए, तीव्र गति से नहीं करना चाहिए। प्रत्येक पाठ के बाद
शिक्षक को पुनरावृत्ति करानी चाहिए। जब आप कोई भी एक पाठ पढ़ा लें इसके बाद उसकी पुनरावृत्ति करानी चाहिए, साथ में जिससे मंदबुद्धि के बालकों को स्पष्टीकरण समझने में सहायता मिलती है और जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनको स्पष्टीकरण करने की सहायता मिलती है। अब जो है स्पष्टीकरण विधि से लाभ क्या होता है? मेन लाभ प्रत्येक पहलू का ज्ञान, सभी पहलुओं का ज्ञान मिलता है। क्रमबद्धता व तार्किकता क्या लाभ होता है? ज्ञान की समग्रता और प्रत्येक बिंदु का ज्ञान होता है। अब आप सभी लोगों को कहानी कथन प्रविधि के बारे में बताना चाहता हूं कि कहानी कथन प्रविधि क्या होती है। यानी कहानी प्रविधि द्वारा किसी विषय या घटना को मनोरंजक बनाकर छात्रों को उसका ज्ञान सरलता और सफलतापूर्वक प्रदान किया जाता है। बच्चों में कौतूहल की भावना अधिक होती है और वे स्वभाव से ही कहानी सुनना पसंद करते हैं। अतः यह प्रविधि छोटी कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। एक शिक्षक को अच्छी तरह कहानी सुनाने की योग्यता होनी चाहिए। यानी जो शिक्षक है उसको कहानी कहने की योग्यता भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर कौतूहल की भावना होती है। कहानी, अगर आप कोई भी कहानी प्रस्तुत करते हैं उसको बच्चों बहुत अच्छे से और सुनते हैं। तो जैसे आप कहानी कथन विधि में दिया हुआ है, एग्जाम्पल तौर पे समझिए कि एक राजा था, एक राजकुमारी थी, एक परी थी। जैसे वाक्यों से शुरू होने वाली कहानियां हम सभी ने अपनी दादी नानी से सुनी होगी और उसमें बताई भी गई होगी और हम सभी उसको याद भी रखते हैं। तो यही विधा जो है कहानी कहलाती है। इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि यदि शिक्षण का स्थायी प्रभाव डालना है तो शिक्षण को कल्पना द्वारा आकर्षण तरीके से कथा का रूप देकर प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे जल्दी से सीखेंगे। तो अब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कहानी कथन प्रविधि की विशेषताएं क्या होती हैं। कहानी कथन प्रविधि की विशेषताएं: बालक जिज्ञासु बने रहते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चों के अंदर तार्किक शक्ति का विकास होता है, विषय वस्तु को अति सूक्ष्म एवं जटिल अंशों को समझने में सहायता मिलती है। जो भी विषय होता है उसको अति सूक्ष्म एवं जटिल शब्दों को समझने की उनको सहायता मिलती है। और इसका जो महत्व है, कहानी कथन विधि का महत्व: एकाग्रता, कल्पना शक्ति का विकास, अधिगम की तीव्रता। अब इसमें सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए? कहानी कथन विधि में सावधानी बहुत जरूरी है। कहानी कथन विधि में जैसे कहानी प्रविधि में जो सावधानी होनी चाहिए, नंबर 1, कहानी शिक्षक को याद होनी चाहिए। यानी जब आप कोई भी कहानी बताने जा रहे हैं वो शिक्षक को याद होनी चाहिए। साथ में कहानी को पूरे हाव भाव एवं उतार चढ़ाव के साथ सुनानी चाहिए। जब आप कोई भी कहानी सुनाएं पूरे हाव भाव के साथ सुनानी चाहिए और उतार चढ़ाव के साथ। कहानी का प्रयोग साधन के रूप में किया जाना चाहिए, न कि यानी कहानी का प्रयोग हमेशा साधन के रूप में करना चाहिए। कहानी बच्चों के मानसिक स्तर एवं रुचि के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी जो कहानी भी हो बच्चों की मानसिक स्तर की होनी चाहिए और उनकी रुचि के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। पाठ को आसानी से समझने में सहायक होने वाली कहानी सुनानी चाहिए। यानी जो टॉपिक या पाठ आप पढ़ा रहे हैं उसको समझने के लिए जो आसान हो उसकी कहानी का वर्णन करना चाहिए। तो ये जो है कहानी प्रविधि के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। अब अगला पॉइंट आपका है कि निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि। यानी निरीक्षण और अवलोकन प्रविधि क्या होता है। जैसे आपको बताता हूं कि निरीक्षण यानी किसी वस्तु या घटना को ध्यान से देखना ही निरीक्षण या अवलोकन कहलाता है। निरीक्षण का अर्थ है कि
किसी वस्तु या घटना को देखना अथवा उस वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना है, निरीक्षण कहलाता है। बच्चे स्वयं देखकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह स्थायी ज्ञान होता है। अगर बच्चे जो भी खुद देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं वह स्थायी होता है। इसमें अध्यापक छात्रों को निरीक्षण कराकर तथ्यों को जानने एवं निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इस विधि में छात्र एवं शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं। प्रविधि व्यक्तिगत भिन्नता या क्रियाशीलता के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसमें छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता दृष्टि में रखकर प्रत्येक छात्र को कार्य करने एवं अध्ययन के अवसर दिए जाते हैं। शिक्षक एवं सहायक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में उनके कार्यों का निरीक्षण करके उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाता है। जैसे इस प्रविधि का प्रयोग इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं विज्ञान इत्यादि में अधिक उपयोगी माना जाता है। जैसे निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, यह तथ्य पूरी तरह स्थापित है कि देखी हुई घटना वस्तु भूलती नहीं है, इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर अस्थायी होता है। शिक्षण करते समय यदि छात्र को पाठ विषय में शामिल वस्तुओं, घटनाओं के अवलोकन या निरीक्षण का अवसर दिया जाए तो शिक्षण अधिगम प्रभावशाली होगा। तो अब जैसे पाठों को पढ़ाते समय, जब आप किसी भी पाठ को पढ़ा रहे हैं उस समय यदि निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग किया जाए तो बच्चों को में अवलोकन, भाव, चिंतन एवं तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। तो जो समूह शिक्षण या उच्च स्तरों पर शोध कार्यों में इस विधि का प्रयोग प्रभावी होता है। और इस विधि के शिक्षण कराते समय किस बिंदु को ध्यान देना चाहिए, जैसे आपका दिया है अवलोकन, निरीक्षण एवं प्रक्रिया क्रमबद्ध हो, जो भी होना चाहिए वो क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। कब, कहाँ, किसका और कैसे अवलोकन कराया है इस छात्रों को पता होना चाहिए, और उद्देश्य क्या है उसके निर्धारित या निर्धारण जरूरी है कि नहीं वो पता होना चाहिए। छात्रों को शिक्षक के मार्गदर्शन में ही अवलोकन निरीक्षण का करना चाहिए और अवलोकन निरीक्षण के बाद उसकी आख्या लेखन आवश्यक है। तो ये निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि के शिक्षण करते समय ध्यान देने वाली बातें हैं। फिर आप लोगों को इसकी सावधानियां के बारे में बता देते हैं। निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि की सावधानियां क्या होनी चाहिए। नंबर 1, निरीक्षण स्थलों का चुनाव छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। जब आप किसी चीज का निरीक्षण कर रहे हैं, जो भी स्थल है उसका चुनाव छात्रों की मानसिक स्तर का होना चाहिए। निरीक्षण करते समय शिक्षक को मार्गदर्शन करते रहना चाहिए, और जब आप निरीक्षण कर रहे हैं तो छात्रों को मार्गदर्शन करते रहें बीच बीच में। और सभी विषयों में अनावश्यक रूप से इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और सभी विषयों में अनावश्यक रूप से प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये आपका निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि हो गई। अब एक प्रविधि के बारे में, अगले प्रविधि के बारे में आपको बताता हूं कि उदाहरण प्रविधि। उदाहरण प्रविधि क्या होती है आप सभी लोग जानते होंगे। जैसे वर्तमान समय में शिक्षण हेतु उदाहरणों प्रस्तुत या उदाहरणों बहुत महत्वपूर्ण किया जाता है, क्योंकि उदाहरणों की सहायता से अमूर्त, कठिन और अज्ञात विषयों को भी सरल, रोचक व बोधगम्य बनाने में सहायता प्राप्त होती है। यानी अगर आप जैसे किसी कठिन और गूढ़ तथ्य तथा घटना वस्तु को सामग्री, प्रसंगों, अनुभवों के प्रयोग द्वारा व्यक्त करना उदाहरण है। जैसे सरदार भगत सिंह की वीरता, साहस, बलिदान का उदाहरण देकर बच्चों में राष्ट्रीय भावना का विकास किया जाता है। तो यह प्रविधि अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है। यानी विषय वस्तु को स्पष्ट करने में इस विधि का बहुत उपयोगी होती है। जब शिक्षक छात्रों के सामने सटीक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो
वे विषय को सरलता से समझ लेते हैं और स्वयं छात्रों को नए नए उदाहरण अपने जीवन का समाज को देने की कला में दक्ष होने लगते हैं। तो इसी तरह एस.के. कोचर ने बताया है कि प्रतिमान चित्र तथा चार्ट आदि वस्तुओं से है जो क्लिष्ट विचारों का वर्णन करते हैं और उसकी प्रक्रिया में उन पर विशेष प्रकाश डालकर उन्हें आसान बनाते हैं। ये सीखने वालों की भावनाओं, कल्पनाओं को प्रेरित करते हैं, जिससे उनके विचार स्पष्ट होते हैं और यह सही ज्ञान ग्रहण करने योग्य बनते हैं। तो जैसे जो है उदाहरण प्रविधि का के जो प्रकार हैं वो निम्न होते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि उदाहरण प्रविधि के प्रकार, जैसे मौखिक उदाहरण, यानी मौखिक उदाहरण में क्या होता है, इस प्रविधि में शिक्षक छात्रों के सम्मुख पूरे हाव भाव के साथ सरल शब्दों में पाठ का संजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं तथा छात्र विषय को अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो ये आपका मौखिक उदाहरण हो गया। दूसरा आपका है दृश्यात्मक उदाहरण। जब छात्रों को जो है मौखिक उदाहरण से विषय वस्तु का स्पष्ट ज्ञान न कराया जा सके तो शिक्षक को हमेशा कोई भी वस्तु की दृश्य यानी चित्र को दिखाकर या प्रदर्शन करके छात्रों को ज्ञान कराना आवश्यक हो जाता है। अगर आप कोई भी चित्र को दिखा के आप बच्चे उसको, जो भी कमजोर या मंद बुद्धि वाले बालक होंगे, दृश्यात्मक उदाहरण से पाठ को जल्दी सिखाया जा सकता है। उदाहरण विधि का प्रयोग कैसे करना है, यानी उदाहरण सरल व स्पष्ट भाषा में हो। जो भी आप का उदाहरण हो सरल एवं स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। उदाहरणों में विविधता हो और उसमें विविधता भी होना चाहिए और उदाहरण स्तरानुकूल हो और पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, रुचिकर हो, सरल से कठिन या ज्ञात से अज्ञात की ओर उन्मुख हो। तो ये आप लोगों ने, इसके पहले मैं आप लोगों को 3 शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया था और फिर कौन कौन सी इसमें आप लोगों को शिक्षण प्रविधि के बारे में बताया था और जो बची हुई शिक्षण प्रविधि हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।